Polity Foundation, that is for the UPSC prelims 2026, and today's class is going to be the most important class for your UPSC prelims, and ये एक वो chapter है that is going to help you in the mains examination mains examinations also. Why? Because अगर हम बात करते हैं ना न्यूज़पेपर की, तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि आपको टाइम एंड अगेन इट विल बी इन न्यूज इन सम फॉर्म और द अदर, either directly or through indirectly. Some of the provisions related to these chapter are always in question. So यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो हमको यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं. एंड एग्जैक्टली इफ वी गो एंड सी द पेपर ऑफ द 2024, द पेपर फॉर ऑफ द 2024, or that for that matter if I say that the paper for the 2023, दोनों जगह पे हमको एक एक क्वेश्चन देखने को मिला है. एंड फॉर दैट मैटर in the year 2022 also I think there was a question from this chapter, so it becomes an important topic for your UPSC prelims examination. However, the concepts that we learn today, these are important for your mains examinations also. So this is going to be one chapter, this is going to be one theme which is going to give you at least one question in the UPSC prelims, and as well as the if it goes everything goes right, one question in the मेंस ऑल्सो. सो चलो सर इसको हम देखने का प्रयास करते हैं. सबसे पहला जो हमें देखना है दैट इज रिगार्डिंग द फेडरल स्ट्रक्चर. ठीक है, अब बात करते हैं ना दैट अगर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखूं, सो याद रखना दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ना, वहां पे हमें इंडिया बेसिकली वी आर बेसिकली फेडरल इन स्ट्रक्चर. व्हाट यू मीन बाय द फेडरल इन स्ट्रक्चर? फेडरल इन स्ट्रक्चर बेसिकली मीन्स दैट द प्रेजेंस ऑफ टू टीयर, द प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट एट two tier. ठीक है, there is a two tier at least government, and thereafter there is some kind of a constitutional division of power. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों की दोनों चीजें देखने को मिलती है. यस, हमारे यहाँ पर दोनों की दोनों चीजें देखने को मिलती है. सो वी आर फेडरल इन नेचर. यस और नो? यस सर. हाउएवर, इन आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आप लोगों को पढ़ाया है दैट आवर मॉडल ऑफ फेडरेशन इज नॉट बेस्ड ऑन एनी काइंड ऑफ एन एग्रीमेंट एज वी डू फाइंड इन यूएसए. हमारा यहाँ पे जो है दैट वी हैव अडॉप्टेड दैट ऑफ द कैनेडियन मॉडल. व्हाट्स अप? वी हैव अडॉप्टेड दैट ऑफ द कैनेडियन मॉडल, जहां पे we don't find any kind of an agreement, rather the country as a whole has adopted the federal form, or I would say the country as a whole has adopted the federal setup. अब यहाँ पे सिंपल सी बात है सर, एक चीज तो है दैट द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट. सो द गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल फॉलोड बाय द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल लेवल, and among these two levels of government there is some kind of a constitutional division of power. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर ना, इट इज द डिवीजन ऑफ पावर विथ रिस्पेक्ट टू द लेजिस्लेटिव फंक्शंस, विथ रिस्पेक्ट टू द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, एंड देयर आफ्टर विथ रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल फंक्शंस. तो जितने जो पावर्स है ना, इन तीनों हेड्स में क्या होंगे, हमें डिवीजन ऑफ पावर देखने को मिलेंगे, एंड सारे के सारे जो इंट्रिकेट प्रोविजंस है वो देखने को मिलते हैं. कहां से कहां तक है सर? तो याद रखना इन तीनों हेड्स में हमें जो बेसिक है वो डिवीजन ऑफ पावर देखने को मिलता है. हाउएवर, देयर इज वन थिंग दैट इज एन एक्सेप्शन हियर. सर क्या है सर? हमारे यहाँ पे वी हैव द फेडरल लेजिस्लेचर, वी हैव द यूनियन लेजिस्लेचर फॉलोड बाय द लेजिस्लेचर एट द प्रोविंशियल लेवल, वी हैव द यूनियन एग्जीक्यूटिव, एंड दैट वी हैव द स्टेट एग्जीक्यूटिव. हाउएवर, लाइक वी फाउंड इन यूएसए, we do not have any system of state judiciary in India. Why? मैंने आपको जुडिशरी में पढ़ाया था in India we have an integrated and independent judiciary. What's so? It is like an independent and integrated judiciary. यानी कि ये जो हमारा जुडिशरी है, in that judiciary we basically have three tiers. One is that at the base of it we have the lower court, followed by that we have the high court, and at the top of it we have the supreme court, and at the top of it we have the supreme court. However, ये एक ही जुडिशियल सिस्टम के तीन यहाँ पे टीयर्स हैं, ये अलग अलग स्टैंड अलोन नहीं है. इट इज ओनली द सिंगल सिस्टम ऑफ जुडिशरी दैट इन्फोर्सेस बोथ द लॉ ऑफ द यूनियन एंड दैट ऑफ द लॉ दैट आर ऑफ द स्टेट. दोनों को इन्फोर्स कौन करता है? तो दोनों को एक ही जुडिशियल सिस्टम इन विच वी हैव द लोअर जुडिशरी एट द बॉटम, फॉलोड बाय द हायर कोर्ट, फॉलोड बाय द हाई कोर्ट एट द इंटरमीडिएट स्टेज, एंड thereafter at the top of it we have the supreme court. So this is the one thing that आपको बेसिक चीजें हैं जो याद रखना है. अब हम बात करते हैं ना सेंटर स्टेट रिलेशंस को, तो तीन हेड्स में हमने देखा कि डिवाइड करते हैं. वन इज दैट लेजिस्लेटिव, देयर आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिव, एंड देयर आफ्टर वी हैव दी
फाइनेंशियल रिलेशंस। अगर मैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में बात करूं तो लेजिस्लेटिव रिलेशंस हमें कहां से पढ़ने हैं? वी हैव टू सी द आर्टिकल 245 फॉलोड बाय 246 फॉलोड बाय 248 followed by 249 followed by 250 followed by 251 followed by 252 followed by 253 and it is followed by 254. When I'm talking about the administrative relations, no, basically जो पहला आर्टिकल जो आपको याद रखना है, that is regarding article 256. Thereafter we have to see the article 257 and thereafter we have to see the article 258 of the Indian Constitution. And when I'm talking about the financial relation, it is basically your article 268, article 269A followed by article 270 followed by article 275 and it is basically followed by article 282. So these are the article that we need to understand. So सबसे पहला हम क्या देखते हैं? सबसे पहला हमको देखना है that we have to see the legislative relations. अब देखो सर, लेजिस्लेटिव रिलेशंस इसका मतलब है वो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर से एसोसिएटेड है। अब यहां पे जो पहला क्वेश्चन आता है दैट इज ऑफ द पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है दैट इज ऑफ द पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। व्हाट डू यू मीन बाय द पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी? Parliamentary sovereignty means that whether parliament in India, like we have in the Britain, so like we have in the Britain, do we have sovereign parliament or not? So answer to this question is basically no. Why sir? Yes, हमारे यहाँ पे sovereign parliament नहीं है. Why? Because in India we have rule of law. What sir? In India we have basically have the rule of law. एंड एज पर द रूल ऑफ लॉ ना हमारे पास बेसिकली क्या है? इन इंडिया वी बेसिकली हैव द सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। we basically have the supremacy of the constitution. So basically supremacy of the constitution के बारे में क्या है सर? जितने भी bodies हैं, जितने भी institutions हैं, all are deriving their powers and functions from the constitution only. So हाँ, लॉ मेकिंग में पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है। हाउएवर दैट पार्लियामेंट इज गेटिंग दोज पावर्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली, from the constitution only. So likewise we can say that in India we have constitutionalism. We have constitutionalism. What you mean by this constitutionalism? Constitutionalism promotes a kind of a government that is limited by the terms of the constitution. So the limitations of the constitutions, so sir basically your limitations of the constitution जो है ना हमारे सर, that are these limitations are basically on the legislative powers of the parliament also. So it is not like the parliament is sovereign, it is not like the parliament is supreme. Parliament can legislate anything it wants, parliament can do anything it wants. No sir, पार्लियामेंट वही कर सकता है जो उसको जैसे, जिस प्रकार तक, जिस हद तक जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो करने का राइट दे रहा है। सो एज वी हैव इन ब्रिटेन वी डू नॉट फाइंड एनी सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी इन इंडिया। सो बेसिकली पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी भारत के अंदर क्या है सर, वो हमें देखने को नहीं मिलती है। डन। तो पहला क्वेश्चन जो था वो हमको सेटल हो सका है। सर दीज आर द आर्टिकल जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। फर्स्ट वी हैव टू सी द आर्टिकल 245 फॉलोड बाय आर्टिकल 246, 248, 249, 250, 251, 252, 253 एंड द आर्टिकल 254। सो पहला आर्टिकल जो हमें देखना है इट इज लाइक योर आर्टिकल 245 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सर व्हाट डज आर्टिकल 245 सेज देन? सर 245 बिल्कुल सिंपल कहता है। क्या कहता है मैं आपको बताता हूं। देखो सिंपल सा बात है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। सो बेसिकली ना आर्टिकल 245 कह क्या रहा है सर? लेट्स से सपोज ना बेसिकली ना ये मैंने बनाया सेंटर, ओके सर, एंड हियर आई हैव राइटन इट डाउन स्टेट। ठीक है, दो है, फर्स्ट दैट वी हैव इज द सेंटर एंड द अदर वन दैट वी हैव इज द स्टेट। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंटर नो, ठीक है, तो सेंटर के जो लॉज होंगे दैट विल बी एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, एंड जो स्टेट के द्वारा जो लॉ बनाए जाएंगे दैट विल बी एप्लीकेबल विद इन द टेरिटरी ऑफ दैट स्टेट। सिंपल है ना सर? जो पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, जो पार्लियामेंट लॉ बनाएगा दैट विल बी एप्लीकेबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंड जो स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा दैट विल बी एप्लीकेबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द स्टेट। ठीक है, एग्जैक्टली सेम है सर।
हाँ सर, लेकिन यहाँ पे एक चीज है, दैट इज आर्टिकल 245 सब क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट्स आर्टिकल 245 सब क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? What does it say, sir? It says, sir, no law made by the parliament shall be deemed to be invalid on the ground that it would have extra territorial operation. अब इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सर आपका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन. ठीक है, इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन. व्हाट यू मीन बाय दिस सर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन? लेट्स से सपोज दिस इज योर अमन सर. ठीक है, अब मान नहीं लेना सर, दिस इज नॉट माय आधार कार्ड फोटो, बट द थिंग इज दैट लेट्स से सपोज दिस इज योर अमन सर. ओके, सो बेसिकली द थिंग इज दैट ना कि अमन सर अभी इंडिया के बाहर रह रहे थे सर. ओके सर, इंडिया के में रह रहे हैं, तो पार्लियामेंट के जो लॉ बनेंगे वो अमन सर के ऊपर भी लागू होंगे, एंड अमन सर की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं सर, उन सारी की सारी प्रॉपर्टीज के भी ऊपर क्या होगा? लागू होगा. अब मानो कुछ टाइम बाद दिस अमन सर के पास ना पैसा हो गया ज्यादा, एंड दिस अमन सर वेंट टू इंग्लैंड सर, ये बाहर जाके रहने लग गया सर. तो सर जो पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ बन रहे हैं वो क्या अमन सर के ऊपर लागू होंगे? व्हाई? बिकॉज राइट नाउ अमन सर इज नॉट इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया सर, ही इज लिविंग अब्रॉड नाउ. सो सर याद रखना, इवन देन यू आर एन इंडियन सब्जेक्ट, तो जो पार्लियामेंट के जो लॉ होंगे वो मेरे ऊपर अप्लाई होंगे, एंड जो मेरी प्रॉपर्टीज है सर वो भी पार्लियामेंट के लॉ के अकॉर्डिंग क्या होंगी सर? तो याद रखना वो एडमिनिस्टर की जा सकती है सर. व्हाट सर? It could be administered according to the law made by the parliament. This is basically called as the extraterritorial jurisdiction. और when I am talking about this extraterritorial jurisdiction, sir, याद रखना ये जो basically extraterritorial jurisdiction है sir, let me change the color of the pen again. याद रखना ये जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है बेसिकली ये जो है ना सर, ये अवेलेबल होता है ओनली टू दी ओनली टू दी ओनली टू दी पार्लियामेंट. व्हाट सर? यस, इट इज अवेलेबल ओनली टू दी पार्लियामेंट. ओनली टू दी पार्लियामेंट मींस दैट जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके पास ये वाला राइट बेसिकली नहीं होता है. गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है? Article 245 is clear. What it says is the subject to the provision of this constitution, Parliament may make law for whole or any part of the territory of India, and the legislature of the state जो होगा may make law for the whole or any part of the territory of India. ठीक है, अब वो बना सकता है, ये सिंपल है सर, ब्रॉडेस्ट सेंस में कहा गया है. हाँ कैसे सर? एक कहा गया है सर इंडिया लेवल पे, और दूसरा आर्टिकल कह रहा है रिगार्डिंग दी स्टेट लेवल. वन इज टॉकिंग अबाउट द इंडिया लेवल एंड द अदर वन दैट विंग इज टॉकिंग अबाउट द स्टेट लेजिस्लेचर. सर यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है सर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन का मतलब क्या होता है, देख लेते हैं. पार्लियामेंट ऑल्सो पोसेस द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन. दिस मीन्स दैट द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट will govern not only persons and properties within the territory of India but also Indian subjects resident and their properties situated anywhere in the world. No such power to affect persons or property outside the borders can be claimed by the state legislatures in India. So basically extraterritorial jurisdiction is restricted to the what sir? So it is restricted to the parliament only. However, कुछ एरियाज वैसे हैं जहां पे पार्लियामेंट की जो लॉ मेकिंग है ना वो काम नहीं करती है. कौन कौन से जगह पे सर? और सर बताता हूं कौन कौन से जगह पे. सर जो पहला एरिया है सर, ठीक है, जो पहला एरिया है इट इज लाइक द प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशंस फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड द गुड गवर्नेंस फॉर द 5 यूटीज अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव एंड लद्दाख. ठीक है, इसके अलावा the governor is empowered to direct that an act of the parliament does not apply to a scheduled area in the state or apply with specified modifications and the exceptions. So basically जो schedule areas होते हैं ना सर, वहां पे गवर्नर कह सकता है कि पार्लियामेंट का कोई जो लॉ है वो शेड्यूल एरिया में लागू नहीं होगा, तो उसकी एप्लीकेशन जो है उसे हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. ठीक है, या अगर लागू होगा तो इट विल बी एप्लीकेबल विथ रिस्पेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशंस. ठीक है, वो सीधा लागू नहीं होगा. एंड द सेम थिंग इज देयर फॉर द गवर्नर फॉर द ट्राइबल एरियाज ऑफ द असम आल्सो. हियर यू कैन सी द गवर्नर ऑफ द असम मे लाइकवाइज डायरेक्ट दैट एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट
does not apply to a tribal area in the state or apply with specific modifications and exceptions. The president enjoys the same power with respect to the tribal areas tribal areas in Meghalaya, Tripura, and Mizoram. So these are the few areas where the I would say the जो एप्लीकेशन है दैट इज ऑफ द आर्टिकल 245 विथ रिगार्ड्स टू द पार्लियामेंट इज समहाउ रिस्ट्रिक्टेड. नाउ वी कम टू आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आ जाओ सर, अब देखते हैं सर ये जो आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या कह रहा है सर. ये सिंपल सा कह रहा है, ये किसके बारे में बात करता है ना, तो याद रखना आर्टिकल 246 इज बेसिकली डीलिंग अबाउट द लिस्ट. लिस्ट sir, that list that we found in the seventh schedule, yes or no sir? Yes, you are getting it right. It is the schedules that we found in the seventh schedule. सर क्या होगा सर? ओके सर, मैं सिंपल बताता हूँ कि अगर मैं यूनियन लिस्ट के बारे में बात करूँ ना, तो ओवर द यूनियन लिस्ट इट इज योर पार्लियामेंट who can legislate. Okay, thereafter we have the state list. So in the state list, who has the right to legislate? It is your state legislature sir. ओके सर, देन आफ्टर वी हैव द कंकरेंट लिस्ट सर, हु कैन लेजिस्लेट ओवर. तो याद रखना यहाँ पे हमको देखने को मिलता है बोथ. कहां पे लिखा गया है सर? पार्लियामेंट वाला एंगल सर है 246 सब क्लॉज 1, स्टेट वाला 246 सब क्लॉज 3, एंड जो कंकरेंट लिस्ट है इट इज अंडर 246 सब क्लॉज 2 of the constitution. As you can see here, that subject matter of law made by the parliament and by legislature of the state. What it says that notwithstanding anything in clause 2 and 3, parliament has exclusive power. What you mean by the exclusive power here sir? Exclusive power means that it is only the parliament who can legislate with regard to the subjects that are mentioned in the union list to make laws with respect to any of the matter enumerated in list 1 in the 7th schedule. Okay sir. Now sir, अब ना आपको देखना कौन सा है. Now see subclause 3. It says that legislature of any state has exclusive power to make laws for such a state or any part thereof with respect to any of the matters enumerated in list 2 in the 7th schedule. List 2 means the your state list. Now we come to the concurrent list, that is Parliament and the legislature of any state have the power to make laws with respect to any of the matter enumerated in list 3, that is your concurrent list. So basically ये तीन ही बातें बताता है लिस्ट के बारे में कि सर यूनियन लिस्ट के ऊपर आपको पार्लियामेंट, स्टेट लिस्ट के ऊपर योर स्टेट लेजिस्लेचर, and over the concurrent list it is both the union as well as the state who can basically legislate on that. Okay sir. सर एक बात बताना, there might be something, let's say suppose that here is something called as subject X, and this subject X is basically not mentioned. What sir? It is basically not mentioned in any of the list. What sir? It is basically not mentioned in any of the list. So sir, ये कहाँ जाएगा sir? It becomes a part of a residuary list. What sir? It basically becomes a part of a residuary लिस्ट. किसका पार्ट बन जाता है? इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द रेसिडुअरी लिस्ट. रेसिडुअरी लिस्ट के बारे में कहां पे लिखा गया है? इट इज अंडर आर्टिकल 248 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सर वेदर इट इज डिफाइंड और नॉट सर? इट इज नॉट डिफाइंड, बट हु हैज द रेसिडुअरी पावर? इट इज बेसिकली द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया सर. हु हैज द रेसिडुअरी पावर? इट इज बेसिकली योर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. लो सर मैं आपको दिखाता हूं यहां पे. एज basically you can see it here sir. It is under Article 248 of the Indian Constitution, residuary powers of legislation. Parliament has exclusive power to make any law with respect to any matter not enumerated in the concurrent list or the state list. Such powers are include the power of making any law imposing a tax not mentioned in either of those lists. मतलब sir, power to legislate also rests with the parliament, and the power to tax over such matter it is also rests with the parliament. It is also rests with the parliament only. ठीक है. अब ना सर यहाँ पे ना 2025 का अगर मैं पेपर एनालाइज करता हूँ, दैट टू ऑफ द मीन्स पेपर, देयर इज समथिंग दैट इज वहां पे जो उसके जो ट्रेंड्स हैं वो बढ़ रहे हैं. क्या सर? उसका नाम है सर कंपैरेटिव एनालिसिस. सो व्हेन आई एम गोइंग टू सी द कंपैरेटिव एनालिसिस ना, दैट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट थिंग हियर. सो इफ वी सी द यूएसए ना, in USA the residuary power rests with the state. Why so?
बिकॉज इन यूएसए के अंदर मैं बात करता हूं, इट इज द स्टेट्स है, जो प्रोविंसेस हैं, वो आपस में मिले हैं ऑन द बेसिस ऑफ एन एग्रीमेंट, और उसके आधार पे वी हैव द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये इंडिपेंडेंट, ये जो बेसिकली जो यूनिटी है वो पहले नहीं थी, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीमेंट, एंड एग्रीमेंट अमॉन्ग द इंडिपेंडेंट स्टेट्स, दो दे आर स्मॉलर इन नेचर। सो बेसिकली जो रेसिडुअरी पावर्स हैं, जो रेसिडुअरी पावर्स हमको स्टेट के पास देखने को मिलते हैं। Likewise, we found in the Australia, sir. Likewise, we found in the Australia, the residuary powers also rest with the state only. However, if I am talking about the Canada, na, Canadian model of federation, that is the holding together model that we have adopted in India. So, likewise in India and Canada, both the residuary powers rest with the union. What, sir? The residuary powers rest with the union. Sir, there is one more thing, sir. If we see the Government of India Act of 1935, ये आते हैं क्वेश्चन, आई एम बेसिकली जितने भी आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, सारे के सारे मैं यहाँ पे करवाता जा रहा हूँ, याद रखना ये सारे आ सकते हैं। If we go and see the Government of India Act of 1935 that we have deal in the constitutional development वाला chapter, the residuary power rests not with the central legislature, not with the federal assembly, not with the provincial legislature. वो किसके पास था? वो हमें देखने को मिलता है गवर्नर जनरल के पास था, लेकिन यहां पे प्रेसिडेंट को हमने नहीं दिया। इट इज विद द यूनियन लेजिस्लेचर, इट इज विद द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। किसके पास है सर? इट इज विद द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। दिस यू कैन सी हेयर ऑल्सो दैट, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिफर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, फॉर द रेसिडुअरी पावर्स वेयर वेस्टेड नीदर इन द फेडरल नॉर इन द स्टेट लेजिस्लेचर बट वेयर प्लेस्ड इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नर जनरल। The constitution with the residuary power, that is the power to legislate with respect to any matter not mentioned in any of the three list, ठीक है। The final determination as to whether a particular matter falls under the residuary power or not is that of the courts। याद रखना सर, रेसिडुअरी पावर की जो लिस्ट है वो डिफाइंड नहीं है। ओके ओके सर, वी हैव द यूनियन लिस्ट, वी हैव द स्टेट लिस्ट, वी हैव द कंकरेंट लिस्ट। So after that, what matter will fall in the residuary list or not, उसका जो एडजुडिकेटिंग मैटर है, जो एडजुडिकेटिंग राइट है, जो डिसीजन करने वाला व्यक्ति है, वो कौन है सर? इट इज द जुडिशियरी। वो कौन डिसाइड करेगा? इट इज द कोर्ट्स। इट इज द कोर्ट who will be deciding it, याद रखना। लेकिन who is going to legislate on that? It is your parliament. Who is going to legislate on that? It is basically your union parliament. Done? Clear? Clear? So this is your article 245, 246 and 248. Now there are certain conditions. Now there are certain conditions in which the legislative power of the union could be expanded. What so? The legislative powers of the union could be expanded. Sir, there are different cases to it. और उसमें जो case 1 है sir, उसका जो sir case 1 है, that is of article 249 and it is of the national interest. So it is basically what sir? It is of the national interest. What does article 249 says? Article 249 says that if it is in the national interest, let's say suppose मैं आपको कह रहा हूं that suppose there is a matter that is listed under the state list. So there is a matter X and this matter X is basically listed under the state list. All right, done? Okay. So basically this matter is now, it is listed under the state list. Done? So the thing is that it is in the national interest, ठीक है, कि ये मैटर जो स्टेट लिस्ट के ऊपर लिस्टेड है, इसके ऊपर लॉ कौन बनाए? तो लॉ बनाए पार्लियामेंट सर। व्हाई सो सर? बिकॉज जो मैटर है दैट इज ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट, एंड अगर अलग अलग स्टेट लेजिस्लेचर अलग अलग लॉज बनाएंगे तो देयर विल बी नो यूनिफॉर्मिटी एट द country level, at the national level. So there will be have some kind of a differences. We will be having some kind of a differences with regard to the application part of that law in one state and the another. To basically avoid that, under Article 245, it is like what, sir? The law made by the Parliament is applicable throughout the territory of India.
सो बेसिकली क्या है कि पार्लियामेंट एक लॉ बना दे, एज पार्लियामेंट जब लॉ बनाएगा वी विल हैव दैट यूनिफॉर्मिटी. However, the thing is that the subject is a part of the state list. So who is going to authorize the parliament to do so? Basically, it is your council of state. What, sir? It is your council of state. It is your Rajya Sabha. Why? Because Rajya Sabha is what, sir? मैंने आपको पढ़ाया था under the chapter of the parliament. Rajya Sabha is basically now it is the voice of states. What, sir? वॉइस ऑफ स्टेट. बिकॉज अगर मैं लोकसभा के बारे में बात करता हूं ना, एट द इन द लोकसभा हु इज द पार्टी इन पावर? इट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, सर. यस और नो? व्हाई, सर? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्यों कमांड होल्ड कर रहा है? बिकॉज दे हैव द मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा. सो बेसिकली वी कैन से दैट जो लोकसभा है वो रिप्रेजेंट करता है द व्यूज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स है एट द यूनियन लेजिस्लेचर, वो कहां पे होता है? इट इज इन द काउंसिल ऑफ स्टेट. What, sir? It is in the council of state. And basically for that matter only, the Raj Sabha, it is called as the voice of state or the actual representatives of the state. And it is a matter of right of the state domain. So अगर state के domain में ये था legislative rights के अंदर, legislative domain के अंदर, so it is the Raj Sabha only who can basically pass a resolution by 2/3 majority. ठीक है? Who can basically pass a resolution by way of 2/3 मेजोरिटी प्रेजेंट इन वोटिंग. और अगर वो एक रेजोल्यूशन को पास कर देता है, देयर आफ्टर द पार्लियामेंट इज ऑथोराइज्ड टू लेजिस्लेट ऑन अ मैटर दैट इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट. अब बात आती है कि सर ठीक है, ये लॉ की वैलिडिटी जो है वो कब तक होगी? तो अगर मैं वैलिडिटी के बारे में, लॉ के बारे में बात करूं, तो इसकी वैलिडिटी हमेशा याद रखना 1 साल की देखने को मिलती है. लेट्स से सपोज आफ्टर 1 ईयर वी आर ऑफ द व्यू दैट इस लॉ को एक्सटेंड करना है. सो फॉर दैट मैटर अगेन द राज्यसभा हैज टू ब्रिंगिंग अ रेजोल्यूशन एंड राज्यसभा हैज टू पास इट बाय वे ऑफ द स्पेशल मेजोरिटी. ठीक है? राज्यसभा को स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होगा. देर आफ्टर उसका जो टर्म है वो आप एक्सटेंड कर सकते हैं सर. देर आफ्टर इट्स टर्म कैन बी, इट्स वैलिडिटी कैन बी एक्सटेंडेड. So it is what, sir? It is first, that is article 249. As you can see here that if it is in the national interest, मेरा खुद का हैंड रिटन नोट्स है जो मैं आपको दे रहा हूं, आप सीधा सीधा इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. इफ इट इज इन द नेशनल इंटरेस्ट दैट द यूनियन शुड लेजिस्लेट ऑन अ मैटर listed under the state list, then the parliament can do so provided that Rajya Sabha has passed a resolution with 2/3 majority. और सर इसकी जो वैलिडिटी होती है वो वैलिडिटी कितनी होती है? 1 साल की. और अगर इसे एक्सटेंड करना है देन वी हैव टू अगेन पास इट बाय वे ऑफ व्हाट, सर? तो स्पेशल मेजोरिटी. ठीक है? वी हैव टू अगेन पास इट बाय वे ऑफ द स्पेशल मेजोरिटी. ठीक है? यहां के थ्रू क्या है, फिर से हमें पास करना होगा. Article 249 is dealing with the national interest. Thereafter, we have Article 250 when the legislative powers of the union can be extended. And here you are supposed to write the national emergency. What, sir? Yes, it is your national emergency. National emergency imposed under Article 352 of the Indian Constitution. When I am talking about the national emergency, no, वेन आई एम टॉकिंग अबाउट द नेशनल इमरजेंसी ना सर, याद रखना जब नेशनल इमरजेंसी इंपोज होता है सर, तो जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स होते हैं सब, ठीक है, जो हमारे बेसिकली स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स होते हैं सब, ठीक है, जो सर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट होते हैं उनके ऊपर भी लॉ मेकिंग जो राइट है वो किसके पास चला जाता है? वो चला जाता है यूनियन के पास. अच्छा सर एक बात बताओ, सो बेसिकली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द नेशनल इमरजेंसी योर यूनियन कैन लेजिस्लेट ऑन द मैटर्स दैट आर लिस्टेड अंडर द स्टेट लिस्ट. यस और नो? यस सर. सो इट इज लाइक जो स्टेट लेजिस्लेचर के लेजिस्लेटिव राइट्स है ओवर दोज मैटर, दे आर रिस्ट्रिक्टेड और कर्टेल्ड? नो सर, वहां पे उनके भी रहते हैं. द स्टेट लेजिस्लेचर कैन ऑल्सो लेजिस्लेट ऑन दैट मैटर. इट इज नॉट कि उनके जो राइट है वो समाप्त हो जाएंगे. As you can see here that the power of the parliament
to legislate with respect to any matter in the state list if the proclamation of an emergency is in operation. Notwithstanding anything in this chapter, Parliament shall, while a proclamation of emergency is in operation, have the power to make laws for whole or any part of the territory of India with respect to goods and service tax, any of the matter enumerated in the state list. A law made by the Parliament, which Parliament would not, but for the issue of proclamation of energy of the emergency, have been competent to make shall, to the extent of incompetency, cease to have effect on the expiration of a period of 6 months after the proclamation has ceased to operate, except as respect things done और omitted to be done. ठीक है, बेसिकली क्या है सर को स्टेट लिस्ट के ऊपर जो है वो यहाँ पे पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकता है. अब सर बेसिकली है कि सर इसकी वैलिडिटी कब तक होगी सर, इसकी जो वैलिडिटी है वो कब तक होगी, तो जब तक इमरजेंसी था तब तक, प्लस उसके बाद सर 6 मंथ्स. ठीक है, 6 मंथ्स. तो इमरजेंसी और उसके बाद 6 महीने के बाद क्या होगा, इसकी जो वैलिडिटी है वो याद रखना, इसकी वैलिडिटी सर आपको समाप्त हो जाएगी सर. व्हाट सर, इसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी. एज यू कैन सी हियर दैट अंडर अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, while a proclamation of emergency made by the president is in operation, parliament shall have similar power to legislate with respect to state subject. A law made by the parliament which parliament would not, but for the issue of such proclamation have been competent to make, shall, to the extent of incompetency, cease to have effect on the expiration of a period of 6 months after the proclamation has ceased to ऑपरेट. सो बेसिकली उसकी जो वैलिडिटी है वो कब तक है, वो 6 महीने तक होती है. ऑलराइट सर, देयर आफ्टर वी हैव योर आर्टिकल 252. देयर आफ्टर वी हैव योर आर्टिकल 252 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 252 ना यहां पे आप लिख लो 2 और मोर देन 2 स्टेट्स. इट इज बेसिकली 2 और मोर देन 2 स्टेट्स. ठीक है, कैसे है सर कि सर 2 और 2 से अधिक स्टेट ने ना ज्वाइंट रिक्वेस्ट डाल दी कि सर लेट्स से सपोज देयर इज अ मैटर एंड दैट मैटर इज बेसिकली अंडर द स्टेट लिस्ट, बट उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आप इसके ऊपर पार्लियामेंट को कहा है, बेसिकली दे हैव रिक्वेस्टेड द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन दैट मैटर. ठीक है, टू बेसिकली लेजिस्लेट ऑन दैट मैटर. एंड पार्लियामेंट ने यहाँ पे, ठीक है, अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं देन पार्लियामेंट जो है वो बेसिकली क्या है सर, यहां पर लेजिस्लेट कर सकता है. एंड ये जो लॉ है, दिस लॉ विल बी एप्लीकेबल टू बोथ द स्टेट्स और द स्टेट्स दैट हैव मेड द रिक्वेस्ट. दोनों के ऊपर क्या होगा, बराबर लागू होगा. सर एक बात बताओ ना, इसकी वैलिडिटी कब तक होगी सर, ये बेसिकली ना एक बार अगर आपने इसको छू लिया तो ये डेंजर है. क्यों, बिकॉज इसकी जो वैलिडिटी होती है उसकी वैलिडिटी याद रखना इनफाइनाइट होती है. क्या होती है सर, यस, कि अब इस लॉ को कब हटाना है, नहीं, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स विद द यूनियन पार्लियामेंट ओनली. इट डिपेंड्स विद द यूनियन ओनली. स्टेट नहीं बोल सकता अच्छा आपने बना दिया ना आप समाप्त कर दो, नो नो नो, ये पावर जो है वो स्टेट के पास हमें देखने को नहीं मिलते हैं. एज यू कैन सी हियर, लेट मी टेक द मार्कर नाउ. ओके सर, इफ द लेजिस्लेचर ऑफ 2 or more than 2 states resolve that it shall be lawful for the parliament to make laws with respect to any matter that is included in the state list. ठीक है, the parliament shall have such power as regards such state. It shall also be open to any other states to adopt such union legislature in relation to itself by a resolution passed in that behalf in the legislature of a state. So basically उसके अलावा भी कोई दूसरा स्टेट है वो इसको अप्लाई कर सकता है, तो वो अपने यहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास कर ले और वो रेजोल्यूशन पास करके क्या है तो उसको अपना सकता है. कहां पे लिखा गया है, ऑल दीज आर बेसिकली मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द 252 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ वी मूव इनटू द आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. व्हाट डज आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टेल्स अस दैट. ठीक है, आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो बेसिकली हमें क्या कहता है सर, दिस आर्टिकल 253 ना इट इज रिलेटेड टू द इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स. व्हाट सो, इट इज रिलेटेड टू द इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स. कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट कोई ट्रीटी है उसे लागू करना है और उसका जो सब्जेक्ट मैटर है उससे फर्क ही नहीं पड़ता है, वो यूनियन लिस्ट में हो, वो कंकरेंट लिस्ट में हो, वो स्टेट लिस्ट में हो, उससे कोई मतलब नहीं है.
पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकता है टू बेसिकली इंप्लीमेंट इट. कैसे सर? इट इज देयर मेंशन अंडर आर्टिकल 253 सर. इट सेज दैट legislation for having giving effect to international agreements. So, notwithstanding anything in the foregoing chapter, Parliament has the power to make any law for the whole or any part of the territory of India for implementing any treaty, agreement, or convention with any other country or countries, or any decision made at international conferences, association, or other bodies. So basically, to implement international agreements of the treaty, it does not matter whether the subject matter is listed in the state list or it is in the concurrent list, or for that matter it is in the union list. Parliament can make any law for that matter. The sole power to basically implement it rests with the union government only, rests with the union parliament only. Parliament can basically legislate on any matter within the state list. Done? Clear? This is your article 253. Now we have two cases. क्या सर? सर एक केस मिला हमको सर, that of article 249. Thereafter we have your article 250. In that basically, under the scenario of the national interest or the national emergency, basically your union parliament now was legislating over the state legislature. However, the power to legislate that rests with the state, वो यहाँ पे तो बंद नहीं हो जाता है ना, आर्टिकल 250 बताया हमने. देयर आफ्टर वन मोर थिंग, that is article 246 of the constitution. Under article 246 subclause 3 we have your concurrent list. So we basically have your concurrent list, and over this concurrent list it is your both that the union and the state both can legislate. So these are the two cases in which there might be have some kind of a conflict with the law made by the union and the law made by the state. So यहाँ पे जो inconsistency है सर, यहाँ पे जो inconsistency है, it is basically dealt under article 251 of the constitution, and यहाँ पे जो inconsistency होगी with regard to the concurrent list, that is basically dealt under article 254 of the constitution. आओ सर इसको देखने का प्रयास करते हैं. That's so. Here you can see that inconsistency between laws made by the parliament under article 249 and 250 and laws made by the legislature of states. सब बेसिकली मालूम है क्या? मतलब ये है ना, प्रिवेल कौन करेगा. याद रखना, whenever there is some kind of inconsistency between the law made by the union and the law made by the state, it is the law made by the union that is going to prevail, unless law made by the state has been reserved for the consideration of the president and basically the president has given its assent to it. So यही एक कंडीशन होता है जहां पे वो बच सकता है, अदरवाइज नहीं बचेगा. मार्क माई वर्ड, इसको लिख लो कॉपी में, राइट इट डाउन इन योर नोटबुक. आएगा सर ये क्वेश्चन, and this is the kind of the conceptual clarity that you have to command over this subject. देखो सर, what is it sir? It is written here that nothing in article 249 and 250 shall restrict the power of the legislature of a state to make any law, ठीक है, which under this constitution it has the power to make. मजा है ना कि पावर तो होगा सब बनाने का. बट इफ एनी प्रोविजन ऑफ अ लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट इज रिपग्नेंट, दैट इज inconsistent, or it is the case of the repugnancy to any provision of a law made by the parliament, which parliament has under either of the said article, that is article 249 and 250, power to make the law made by the parliament, whether passed before or after the law made by the legislature of a state, shall prevail. So it is basically the law made by the parliament shall prevail. ऐसे पढ़ना. This is how you need to understand articles. चाहे लॉ पहले बना हो, चाहे लॉ बाद में बना हो, it is the law made by the union parliament that is going to prevail. So same thing is applicable in article 254 also. ठीक है, same thing is applicable in article 254 also sir. आर्टिकल 254 क्या कहता है सर? सर सिंपल सी बात है ना सर,
चाहे पहले बन जाए सर स्टेट लॉ, चाहे स्टेट लॉ बाद में बन रहा है सर, if any of the provision of the whole of the law is basically repugnant to a union made law, it is only the union made law that is going to prevail. ठीक है, एक ही कंडीशन है, जो स्टेट लॉ था वो रिजर्व किया गया था, द प्रेसिडेंट हैज गिवन इट्स असेंट टू इट, देन ओनली द स्टेट लॉ कैन प्रिवेल. ठीक है. And the law made by the legislature of the state shall to the extent of the repugnancy, why, because it is repugnant to a union made law, ठीक है, but so long only as the law made by the parliament continue to have effect be inoperative. ठीक है. सेकेंड थिंग इज दैट ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल, यहां पे भी क्या होता है कि जो यूनियन लेजिस्लेचर के जो पावर होते हैं वो एक्सटेंड हो जाते हैं. कैसे सर? देखो सर, व्हेन द प्रेसिडेंट रूल, so when the president rule is imposed in a state, so when the president rule is imposed in a state, the parliament becomes empowered to make laws with respect to any matter in the state list in relation to that state. बेसिकली क्या होता है सर, जब प्रेसिडेंट रूल लगता है ना, जो स्टेट लेजिस्लेचर के पावर्स होते हैं दे बेसिकली गॉट डेलीगेटेड टू द यूनियन पार्लियामेंट. सो बेसिकली द यूनियन पार्लियामेंट इज ऑथोराइज्ड to legislate on any of the matter that is listed in the state list. Also, to legislate on any matter that is listed in the state list. A law made so by the parliament continues to be operative even after the precedent rule. This is the most disturbing article and it is the most VVI point. Why? Because 249 में मैंने क्या बताया, 250 में क्या बताया था कि जब नेशनल इमरजेंसी खत्म हुई उसके 6 महीने तक. बट व्हेन a law made by, when the parliament is legislating on a matter that is listed in the state list in case of the president rule, तो उसकी जो वैलिडिटी होती है वो बियॉन्ड जाती है सर, उसकी जो वैलिडिटी होती है वो बियॉन्ड इमरजेंसी जाती है सर, याद रखना. That even after continues to be operative even after the precedent rule. This means that the period for which such a law remains in force, it is not coterminous with the duration of the precedent rule. याद रखो, this is the VVI point. ये जिस साल आएगा उस साल दिक्कत कर देगा. Why? Because 250 में डिफरेंस है, जिस दिन बंद हुआ उसके बाद 6 महीने, यहां नहीं, उससे नहीं मतलब ऐसा बंद होने का 6 महीने नहीं. इट इज लाइक इट विल बी इनऑपरेटिव अनलेस उसको रिपील कर दिया जाए, तब तक वो ऑपरेटिव ही रहेगा. बट सच अ लॉ, एज यू कैन सी हियर, इट इज रिटन हियर, बट सच अ लॉ कैन बी रिपील्ड और ऑल्टर्ड और रीइनैक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, बट unless done so, it will remain effective, it will remain operative. This is the major difference between Article 250 and the Article 356. And this is important, write it down in your notebook, it will come in your examination. जिस साल आएगा उस साल दुख दर्द बेचैनी दे देगा. सो दीज आर द थिंग्स दैट आर रिलेटेड विथ योर व्हाट्स, दीज आर द बेसिकली थिंग्स दैट आर रिलेटेड विथ योर लेजिस्लेटिव डोमेन. यहां पे मैंने डाल दिया है. आई एम टेकिंग अ पॉज हियर फॉर 1 मिनट एंड ऑल ऑफ यू आर बेसिकली सपोज टू राइट डाउन ऑल द आर्टिकल्स हियर. यहाँ पे सारे के सारे एक वर्ड लिखना है. व्हाट्सअप आर्टिकल 245 क्या है सर? यूनियन का लॉ ऑल ओवर इंडिया, स्टेट अप टिल स्टेट रहेगा सर. देयर आफ्टर वी हैव नोट में डालना एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन. 246 3 लिस्ट, 248 रेसिडुअरी, 249 नेशनल इंटरेस्ट, 250 नेशनल इमरजेंसी, 251 इनकंसिस्टेंसी. इन दोनों को ऐसे करके यहां डाल देना सर. क्या है सर? ये है आपका सर इनकंसिस्टेंसी. देयर आफ्टर वी हैव 252 टू और मोर देन टू स्टेट्स, 253 इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, 254 सर कंकरेंट लिस्ट रिपग्नेंसी. ठीक है, हियर यू आर सपोज टू राइट इट डाउन सर रिपग्नेंसी. हियर यू आर सपोज टू राइट इट डाउन रिपग्नेंसी. डन? क्लियर? ओके, so we are now moving further to the administrative relations. Done? आ जाओ सर. एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस कहां से कहां तक देखने को मिलते हैं? सो दे आर बेसिकली मेंशन अंडर आर्टिकल 256 टू योर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे आर बेसिकली मेंशन अंडर पार्ट 11. सो बेसिकली फर्स्ट वी आर रिक्वायर्ड टू सी आर्टिकल 246. ठीक है, 256 सॉरी. सो व्हेन आई एम
talking about the article 256 now. ठीक है, so it basically when I am talking about the executive powers, तो executive powers ना they basically follow the scheme of distribution of the legislative powers. तो जहां जहां पे लेजिस्लेटिव पावर यूनियन के पास, वहां वहां पे एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन के पास, जहां जहां पे लेजिस्लेटिव पावर स्टेट के पास, वहां वहां पे लेजिस्लेटिव पावर, जहां जहां पे लेजिस्लेटिव पावर स्टेट के पास, वहां वहां पे एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट के पास. सो इट इज रिटन हियर दैट सेंटर की जो एग्जीक्यूटिव पावर है दे आर बेसिकली को एक्सटेंसिव विद द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द यूनियन. स्टेट के जो लेजिस्लेटिव पावर है दे आर को एक्सटेंसिव विद द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट टू द एक्सरसाइज ऑफ राइट्स, authorities and jurisdiction conferred on it by any treaty or the agreement respect to those subject over which it has legislative competence. लेकिन सर मैंने क्या बताया सर, it means sir when I am talking about the subjects that are basically mentioned under the union list, the executive power rests with the union. When I am talking about the subjects that are mentioned in the state list, the executive power rests with the state. ठीक है, it basically जो एग्जीक्यूटिव पावर है सर, एग्जीक्यूटिव पावर रेस्ट विद द स्टेट ओनली सर. हाउएवर देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ द कंकरेंट लिस्ट. कंकरेंट लिस्ट में इट इज बोथ हु कैन लेजिस्लेट. हाउएवर जो एग्जीक्यूटिव पावर है सर, याद रखना इट रेस्ट विद द स्टेट. कंकरेंट लिस्ट के ऊपर जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है वो किसके पास होता है? इट रेस्ट विद द स्टेट. Sir, but the thing is that let's say suppose I am going back here. Sir, let's say suppose that here we have a matter X and that matter falls in the concurrent list. All right, sir. This matter falls in the concurrent list. Done? All right. Yes. So basically the thing is that here both your center, all right, sir, and the state, here both your center and state can legislate. However, the executive power ना it rests with the state. सर स्टेट ने लॉ बनाया तो एग्जीक्यूटिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, ठीक है, इट रेस्ट विद द स्टेट. वो तो सही है सर, बट लेट्स से सपोज a law has been made on a matter that is listed in the concurrent list by the center, by the union parliament. याद रखना वहां के भी बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव होंगे सर, जो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू एग्जीक्यूट दैट लॉ, इट रेस्ट विद द स्टेट ओनली. याद रखना अनलेस एंड अनटिल दो एक्सेप्शंस हैं कि जो पार्लियामेंट है सर, पार्लियामेंट कोई लॉ बनाए और उस लॉ में ही लिख दे लाइक द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट कि इसका जो एग्जीक्यूशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट विद द यूनियन. बात अलग है. या फिर हमें देखने को मिलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना सर, कॉन्स्टिट्यूशन में ही हमें कंक्रीट प्रोविजंस मिल जाए कि सर इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इट रेस्ट विद द यूनियन. इसके अलावा इन ऑल अदर डोमेन्स the executive power over subjects that are mentioned in the concurrent list rests with the state. As you can see here, that so with respect to the subjects that are mentioned under the concurrent list, the executive power rests with the state, subject to the provisions of the constitution and any law made by the parliament conferring such function. Even if a law जो मैंने बताया is made by the parliament, sir, it is to be executed by the state government. It is to be executed by the state government. ठीक है, दो मैंने बताया सर, पार्लियामेंट बाई लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन कर दे सर. एग्जांपल्स हैं सर? हाँ सर, द एग्जीक्यूटिव पावर टू इंप्लीमेंट एनी ट्रीटी और इंटरनेशनल एग्रीमेंट रेस्ट विद द यूनियन irrespective of the list in which the subject matter falls. तो बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव मैटर, आर्टिकल 253 देखा ना, लेजिस्लेटिव मैटर्स के बारे में बात कर रहा था, तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल ट्रीटीज होंगे, सब एग्रीमेंट्स होंगे, उनको एग्जीक्यूट करने के जो राइट्स हैं इट रेस्ट विद द यूनियन ओनली. देयर आफ्टर उसके अलावा भी है दैट द यूनियन हैज द पावर टू गिव डायरेक्शन टू स्टेट ओवर दीज एरियाज. देयर आर सम एरियाज जहां पे जो यूनियन है ना वो डायरेक्शंस दे सकते. ठीक है, जो यूनियन है वो बेसिकली डायरेक्शन दे सकता है. दिस इज अनदर टॉपिक जिसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ. सो दिस इज नॉट अ सेपरेट पॉइंट, माय बैड. सो वहां पे ना अगर सेंटर डायरेक्शन टू द स्टेट देखना है सर,
So here first we have to see the article 256 and article 256 दो चीजें बताता है सर। ये पहला हमको दिखाता है सेंटर डायरेक्शंस टू स्टेट, ठीक है, एज वेल एज सर ये हमको ऑब्लिगेशंस दिखाता है ऑफ ओवर ऑब्लिगेशंस ऑफ ओवर एग्जीक्यूटिव पावर्स, ओवर एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ स्टेट। दो चीजें हमें देखने को मिलती हैं। सो नाउ वी विल सी दी आर्टिकल 256। आर्टिकल 256 ना इट बेसिकली डील्स अबाउट दी एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट। सो दो चीजें हैं, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट जो है ना उसको परफॉर्म करते वक्त स्टेट को दो चीजों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी चीजें साहब? दो चीजें। फर्स्ट, इफ यू आर द स्टेट नो write it down in your notebook that you are not supposed to violate. Basically you have to give compliance to the law made by the union parliament, first thing, or the law that is applicable in your territory, first. Second thing, that you are not supposed to impede or prejudice the executive powers of the union. दो चीजें हैं। पहला सर, द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज्ड एज टू इंश्योर कंप्लायंस विद द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। सो स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर्स को ऐसे यूज करना है जहां पे वो यूनियन लॉज को वायलेट ना करे। एंड सेकेंड, दे आर नॉट सपोज टू इम्पीड और वायलेट द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन। At the same time, the executive power of the union shall so extend to give such directions to a state as may appear, ठीक है, to the government of India to be necessary for that purpose. And basically ये डायरेक्शंस के प्रति जो डायरेक्शंस यूनियन दे रहा है टू द स्टेट, बेसिकली द स्टेट हैव टू डू कंप्लायंस, स्टेट को कंप्लाई करना होगा। सो इन केस if there is a state that is not agreeing to the directions that are given by the union, so याद रखना, mark my word, what I am writing it down here, that your article 256 na, it is coercive in nature, it is coercive in nature, because article 256 is basically saying, article 256 sir is basically saying that the union can give directions and those direction has to be complied by the state. But sir, there is a condition. Let's say suppose the state is not agreeing, the state is basically उन directions को नहीं मान रहा है, वो violate कर रहा है, तो वहां पे क्या होगा सर? आर्टिकल 365 is saying ना सर, if there is any state and that is not showing giving compliance to the direction that are issued by the center, so in that condition article 356, that is a precedent rule, could be imposed by the president. समझ में आया? So basically article 256, write it down in your notebook, that article 256 is of coercive nature, as violation of article 256 can attract article 356 by way of provisions under article 365. So here what sir मजा आ गया। कैसे मजा आया सर? हमें मिला एक सर ट्राइंगल। सर क्या मिला? हमें मिला सर एक ट्राइंगल। सर यहाँ पे 256 है सर, और यहाँ पे क्या लिख रखा है सर? यहाँ पे 365 है सर। एंड ये दोनों के कारण सर क्या एक्टिवेट हो जाता है सर? 356। आर्टिकल 256 में डायरेक्शंस दिया गया, और अगर ये डायरेक्शंस नहीं माने गए तो आर्टिकल 365 कहता है ऑल राइट, नो नीड टू बॉदर, इम्पोज आर्टिकल 356। डन डन डन। आया समझ में? क्लियर? So this is how you are required to study Indian polity. This is how you are basically required to link the articles. There is one more thing, there is one more angle attached to it, that is of the article 355. But we will study that in the later part when we will studying about the precedent rule. That is in the emergency chapter. That is in the next class. ठीक है? आ जाओ। अब यहाँ पे कुछ और भी डायरेक्शंस है जो दिए जाते हैं।
कहां पे सर? तो आर्टिकल 256 तो मैंने आपको बता ही दिया. देयर आफ्टर वी हैव आर्टिकल 257 ऑल्सो. There are certain directions that are issued by way of Article 257 to ensure that the exercise of the executive power of the state does not interfere with the exercise of executive power of the union. ठीक है. सो इसके लिए भी डायरेक्शंस दे सकते हैं. और दूसरा हमें देखने को मिलता है फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड द मेंटेनेंस ऑफ द मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन हो गया ऑफ नेशनल एंड द मिलिट्री इंपॉर्टेंस. ऐसा कोई भी चीज जो नेशनल इंपॉर्टेंस का होगा वहां पे एग्जीक्यूटिव पावर्स किसके होते हैं? वो यूनियन के होते हैं. और यूनियन डायरेक्शन दे सकता है स्टेट को उसके लिए. सर प्रोटेक्शन ऑफ रेलवेज के लिए भी हमको देखने को मिलेगा सर. इट इज अंडर आर्टिकल 253 सब क्लॉज 257 सब क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर देयर आफ्टर टू इंश्योर ड्रॉइंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ स्कीम्स स्पेसिफाइड इन द डायरेक्शंस टू बी एसेंशियल फॉर द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब. वहां पे दिया जा सकता है अंडर आर्टिकल 339 सब क्लॉज 2 and to secure the provision of adequate facilities for instruction in the mother tongue under article 350A of the Indian Constitution. So these are the some conditions in which basically the directions can be given. ठीक है. There is one more thing that is of the case of the emergency. ठीक है. और ये कहां पर दिया गया है? It is under article 353 of the Constitution. Effects of the proclamation of an emergency. क्या कहा जाता है सर? आओ सर इसको देखने का प्रयास करते हैं. देखो सर, इट इज सेइंग दैट व्हेन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन देन executive power of the union shall extend to giving of directions to any state as to the matter in which executive powers thereof is to be exercised. So जब नेशनल इमरजेंसी लगता है तो अंडर आर्टिकल 250 बेसिकली यूनियन कैन लेजिस्लेट ओवर स्टेट सब्जेक्ट. सो जब नेशनल इमरजेंसी लगता है तो अंडर आर्टिकल 353 द बेसिकली जो यूनियन के जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो एक्सटेंड हो जाते हैं टू गिव डायरेक्शंस टू द स्टेट. The power of the parliament, second, the power of the parliament to make laws with respect to any matter shall include power to make laws, conferring powers and imposing duties or authorizing the conferring of powers and the imposition of duties. ठीक है. Notwithstanding, it is one that is enumerated in the union list. ठीक है. सो सिंपल आपको इतना याद रखना है कि जब आपको इंपोज होता है प्रेसिडेंट रूल, सो इन दैट कंडीशन द पार्लियामेंट बेसिकली जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है कैन गिव डायरेक्शन टू दी स्टेट. ठीक है. अंडर आर्टिकल 353. नाउ वी हैव द केस ऑफ द प्रेसिडेंट रूल. प्रेसिडेंट रूल जब लगता है लेजिस्लेचर में हम लोगों ने देख लिया वो शिफ्ट हो जाते हैं पावर्स. नाउ अपॉन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ अ फेलियर of constitutional machinery in a state, the president shall be entitled to assume to himself all or any of the executive powers of the state under article 356 sub clause 1. समझ में आ रहा है? सर प्रेसिडेंट है सर बीच में. देखो सर यहाँ पे ना एक बहुत अच्छा खेल होता है वो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग हियर कि सर यहाँ पे ना यूनियन है सर, यहाँ पे यूनियन है एंड एट दिस पॉइंट वी हैव स्टेट. And the center of it, we have the president. Who is president? Head of the executive or the constitutional head at the union level. Okay. President rule in state में कौन impose करता है? It is the president who is basically imposing. ठीक है. Impose कौन कर रहा है sir? It is the president who is basically imposing it. All right sir. So basically you know, sir, the thing is that no, sir, basically ये जो प्रेसिडेंट क्या करते हैं? जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं सर वो यहां से लेकर यहां डेलीगेट कर देते हैं टू द पार्लियामेंट. और जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो क्या करते हैं? वो खुद अपने हाथों में ले लेते हैं. और जब प्रेसिडेंट रूल समाप्त होता है ना तो ये तो उन्होंने दे दिया. अब ये डेलीगेशन हुआ था सर इनके थ्रू, तो यहां से ये पावर यहां लेंगे और यहां से यहां से फिर पावर इनको रीस्टोर करवा देंगे. सो दिस इज वाई ये जो प्रोक्लेमेशन ऑफ एन इमरजेंसी इन स्टेट है ना इट इज कॉल्ड एज द स्टेट, इट इज कॉल्ड एज द प्रेसिडेंट रूल बिकॉज द प्रेसिडेंट इट एज द फलक्रम, इट इज एट द मिड पॉइंट. कहां पे लिखा गया है? इट इज देयर अंडर आर्टिकल 356 सब क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Thereafter we have some changes with regard to the financial emergency also.
सर जब फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है ना सर, तो बेसिकली द यूनियन कैन डायरेक्ट द स्टेट टू ऑब्जर्व कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी। सर थोड़ा सा तो फाइनेंशियल दिमाग लगाओ, विजडम का यूज करो, तो बेसिकली कर्टेल दी फिजूल खर्ची। यूनियन कह सकता है सर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा है अंडर आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट मींस दैट द क्रेडिट बैलेंस ऑफ इंडिया, वी विल बी स्टडी we will be studying it in the next class, that the credit balance of India is at stake, so that the credit balance of India is at stake, or as the credit balance of India is at stake now, so the center can basically issue directions to the state to sir आप वहां पे अपनी फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी इंश्योर करो, ठीक है। देर आफ्टर सर जितने भी मनी बिल्स होंगे सर, या बजट जब भी पास होगा सर, उसको कंपल्सरी रिजर्व किया जा सकता है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। टू रिक्वायर ऑल मनी बिल्स और द फाइनेंशियल बिल्स टू बी रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट आफ्टर दे आर पास बाय द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट, यहां पर रख लिया जाएगा सर। सर दस टू रिड्यूस द सैलरी एंड द अलाउंसेस ऑफ ऑल or any class of person serving in connection with the affairs of the union, including the judges of the Supreme Court and the judges of the High Court also. तो यहाँ पे जो चेंजेस है वो हमें देखने को मिलते हैं। देयर इज वन मोर थिंग दैट इज वेरी यूनिक टू द इंडियन फेडरेशन और द इंडियन मॉडल ऑफ फेडरेशन, दैट इज ऑफ द म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ द फंक्शन, और म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ द फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। और जब म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ द फंक्शंस के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली मैंने बताया था ना कि 3 रोल होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी, यस और नो, यस सर। सो याद रखना व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द लेजिस्लेटिव डोमेन सर, when I am talking you about the legislative domain, सर इस लेजिस्लेटिव डोमेन में ना म्यूचुअल डेलीगेशन नहीं होता। ये जो म्यूचुअल डेलीगेशन होता है ये कहाँ होता है सर, तो ये केवल और केवल एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में होते हैं। कहाँ पे होते हैं सर ये, तो याद रखना ये केवल और केवल हमें एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में देखने को मिलते हैं। दैट फॉर इन केस ऑफ द लेजिस्लेटिव फंक्शंस वी डू नॉट हैव एनी रूम फॉर द म्यूचुअल डेलीगेशन अपार्ट फ्रॉम, हाँ थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हैं आर्टिकल 252 को, जहां पे 2 और मोर स्टेट्स के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि वो ज्वाइंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर कि आप बनो। तो वैसा नहीं, वाइस वर्सा नहीं है कि यूनियन ने अपने लेजिस्लेटिव पावर्स दे दी स्टेट को, नो सर, दिस इज नॉट पॉसिबल। However, with respect to the executive functions, thereafter we have ample space for the mutual delegation. कौन करता है सर, यूनियन के बारे में बात करें तो सर प्रेसिडेंट देखने को मिलता है सर, प्रेसिडेंट देखने को मिलता है। स्टेट के बारे में बात करते हैं तो कौन होता है सर, गवर्नर होता है सर। म्यूचुअल डेलीगेशन आपसी होता है कि यूनियन वाले को क्या करें सर, एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट को डाल दो, हो सकता है कौन डाल सकता है, प्रेसिडेंट डाल सकता है विद द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट के जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है सर, वो बेसिकली गवर्नर क्या कर सकता है, वो यूनियन पे डाल सकता है विद कंसेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, एज यू कैन सी हियर। आओ जो सब देखते हैं सर, देखते हैं सर, द प्रेसिडेंट में with the consent of the state government entrust to that government any of the executive functions of the center, and opposite, the governor of a state may with the consent of the central government entrust to the union government any of the executive functions of the state. So it is basically a kind of mutual delegation, ठीक है, it is a kind of a mutual delegation. However, delegation sometimes वो law of the parliament के भी थ्रू होता है। कैसे होता है देखो, the constitution also makes a provision for the entrustment of the executive functions of the center to a state without the consent of that state। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, अभी तक क्या था, यूनियन डाला था स्टेट के ऊपर विद द कंसेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा डाला गया था, लेकिन पार्लियामेंट बाई लॉ भी डाल सकता है विदाउट द कंसेंट। बट इन दिस केस जो डेलीगेशन होगा वो पार्लियामेंट के थ्रू होगा, नॉट बाय द प्रेसिडेंट। थस अ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ऑन अ सब्जेक्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट कैन कन्फर पावर एंड इंपोज ड्यूटी ऑन स्टेट, ठीक है, और ऑथराइज द कन्फरिंग ऑफ द पावर एंड द इंपोजिशन ऑफ ड्यूटीज बाय द सेंटर अपॉन स्टेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंसेंट ऑफ दैट स्टेट। लेकिन स्टेट इस प्रकार का कोई काम याद रखना नहीं कर सकता है बाय लॉ। यूनियन पार्लियामेंट चाहे तो एक लॉ बना सकते हैं, वो कह सकते हैं कि ये जो लॉ है, इसके जो ये जो लॉ है बेसिकली, ठीक है, वो बेसिकली वहां पे एग्जीक्यूटिव पावर है वो इंटरेस्ट कर सकता है अपॉन द
स्टेट, लेकिन जो उल्टा है इसका कि स्टेट इस प्रकार के काम नहीं कर सकता। ठीक है, अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और देयर इज अ सेपरेट डोमेन जहां पे हमको देखना है क्या सर, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। एंड यहाँ पे कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करते हैं। सो बेसिकली हियर वी आर रिक्वायर्ड टू स्टडी 2-3 आर्टिकल्स। पहला क्या देखना है, जो पहला हमको देखना है दैट इज आर्टिकल 262 दैट रिलेट्स टू द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। ठीक है, देयर आफ्टर वी हैव टू सी दी आर्टिकल 263 that is with regard to the interstate council, interstate state council। ठीक है, एंड देयर आफ्टर वी हैव टू सी द क्लॉज ऑफ द फुल फेथ एंड क्रेडिबिलिटी क्लॉज दैट इज आर्टिकल 260 दैट इज आर्टिकल 261 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये तीन आर्टिकल हैं जो हमें यहाँ पे क्या करने हैं, देखने हैं। फर्स्ट वी विल सी दी आर्टिकल 262। लेट्स से सपोज देयर इज अ वाटर डिस्प्यूट और विथ रिस्पेक्ट टू द जो रिवर्स है ना, वो उसके वाटर, उसके यूज, उसके मैनेजमेंट, रिसोर्सेज को लेकर between two or more than two states। So in that condition it adjudicating tribunal बन सकता है सर, सिंपल समझो। और ये कौन बनाएगा, ये कौन बना कर देगा सर, तो ये बेसिकली आपको पार्लियामेंट बना कर दे सकता है। हु इज गोइंग टू मेक इट, सब इट इज बेसिकली दी पार्लियामेंट। देखो सर, adjudicating of disputes related to water or of interstate river or the river valleys। Parliament may by law, that is parliament by way of the simple majority, provide for the adjudication of any dispute or complaint with respect to use, distribution, control of water of in any interstate river और रिवर वैली। तो उसके यूज को लेकर, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, उसके कंट्रोल के लेकर, अगर दो या दो से अधिक स्टेट के बीच में कोई विवाद है तो उसके लिए एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बनाया जा सकता है बाय पार्लियामेंट बाय वे ऑफ लॉ। सो इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो हैं वो बेसिकली बनाए जा सकते हैं। कौन बनाएगा सर, तो अंडर आर्टिकल 262 इट इज दी पार्लियामेंट। और जब वो बनेगा ना सर, तो याद रखना बेसिकली जो जुडिशरी है, जो सुप्रीम कोर्ट है सर, जो हाई कोर्ट है, उनके अपील के भी इसको बाहर किया जा सकता है। नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट मे बाय लॉ प्रोवाइड दैट नीदर द सुप्रीम कोर्ट nor any other court shall exercise jurisdiction in respect of any such dispute or complaint as is referred to in clause 1। सो अगर बनेगा तो पार्लियामेंट कर सकता है। अब सर पानी को लेकर विवाद है तो वहां होंगे सर, किसी और मुद्दे को लेकर विवाद है, विवाद है किसी और मुद्दे को लेके, सो उस विवाद को सर उसकी इंक्वायरी करने के लिए और उसके ऊपर एडवाइस करने के लिए, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए और जो सब्जेक्ट मैटर है उसको डिस्कस करने के लिए और उसके ऊपर रिकमेंडेशंस करने के लिए बेसिकली जो प्रेसिडेंट है सर, वहां पार्लियामेंट था, हियर वी हैव द प्रेसिडेंट। ठीक है, वहां पर पार्लियामेंट था, हियर वी हैव द प्रेसिडेंट। वो क्या कर सकते हैं सर, तो प्रेसिडेंट कैन बेसिकली फॉर्म द इंटर स्टेट काउंसिल। प्रेसिडेंट क्या बना सकते हैं, प्रेसिडेंट कैन बेसिकली फॉर्म द इंटर स्टेट काउंसिल। एंड याद रखना, ये जो इंटर स्टेट काउंसिल होता है सर, ये एडवाइजरी नेचर का होता है। ये बेसिकली क्या है सर, याद रखना, ये एडवाइजरी नेचर का होता है। इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स क्वेश्चन है, याद रखना, इट विल कम इन योर एग्जामिनेशन। इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स क्वेश्चन एंड इट विल कम इन योर एग्जामिनेशन। इट शैल बी लॉफुल for the president by order to establish such a council and to define the nature of the duties to be performed by it and its organization। उसके प्रोसीजर एक एक चीज को कौन बताएगा, प्रेसिडेंट बताएंगे। और ये कौन से नेचर के होते हैं, पब्लिक, ये कौन से नेचर के होते हैं, तो बाइंडिंग होते हैं। अब क्या है सब, पब्लिक एंड एक्ट्स, public acts, records, and the judicial proceedings। Full faith and credit shall be given throughout the Treaty of India to public acts, records, and the judicial proceedings of the Union and of every state। सर यूनिफॉर्मिटी तो हमें रखनी थी सर, कि कोई भी अगर स्टैच्यूट है सर, लेट्स से सपोज कि बर्थ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपने बनाया सर महाराष्ट्र में, तो सर वो प्रूफ तो होना चाहिए ना सर, कर्नाटका जा रहे हो तो सर कैसे होगा सर, अगर वहां पे मना कर दिया जाए तो दिक्कत हो जाता। तो इसके लिए क्या है, यहाँ पे सिस्टम यहाँ पर डाला गया है, डेट इज दी जितने भी पब्लिक एक्ट्स होंगे, रिकॉर्ड्स होंगे, जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होंगे सर, जो जजमेंट्स वगैरह होंगे सर कोर्ट के, उनको सर फुल फेथ एंड क्रेडिबिलिटी दिया जाएगा सर। आप किसी भी एक अगर कोर्ट का जजमेंट है तो उसको एज अ रेफरेंस, एज अ सिटेशन, एज एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं इन अदर कोर्ट्स। ठीक है, वहां पे आप यूज कर सकते हैं। और कैसे करना है सर,
अगर कोई एक बेसिकली कोई डिक्री है सही कहीं और की सर, तो उसके ऊपर कौन-कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? कौन सा स्टैम्प उसके ऊपर होना चाहिए सर? उसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर्स होने चाहिए कि नहीं? ये सारी चीज़ क्या है सर? वो पार्लियामेंट बता सकता है कैसे-कैसे करना है और अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, उस तरीके से उसको फुल फेथ प्रदान की जाती है सर। ठीक है? इसके लिए लॉ कौन बनाएगा सर? इट इज़ द पार्लियामेंट हू कैन लेजिस्लेट फॉर दैट मैटर। Now we come to the another most important part, that is of the financial relations. ठीक है? That is basically of the financial relations. अब याद रखना सर, अभी तक ना थोड़ा-थोड़ा मेंटेन हो रहा था with terms to the legislative functions and with terms to the executive functions. क्यों? सर थोड़े तो हैं चेंजेस भाई, because India is a quasi federal state. केसी वियर्ड ने कहा था quasi federal state with a unitary tilt. However, यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्या है चेंजेस? सर फाइनेंशियल रिलेशन में ना, फाइनेंशियल रिलेशन जो है वो दे आर हाईली स्क्यूड, दे आर हाईली टिल्टेड इन फेवर ऑफ, दे आर हाईली टिल्टेड इन फेवर ऑफ यूनियन। बहुत ज्यादा यूनियन के फेवर में क्या है, टिल्ट है। सबसे पहले फाइनेंशियल रिलेशन में आता है पावर टू टैक्सेशन। ठीक है? तो सर जितने भी हमारे यूनियन लिस्ट देखने को मिलते हैं सर, जितने भी हमारे यूनियन लिस्ट है, उन सारे के सारे यूनियन लिस्ट के ऊपर टैक्सेस लगाने का राइट किसके पास है? यूनियन के पास। जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो स्टेट लिस्ट के ऊपर क्या है सर, टैक्सेस लगा सकता है। देयर अप्रोक्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज लाइक 18 इन नंबर। ठीक है सर, रेसिड्यूरी टैक्सेशन किसके पास, बताया था ना, बताया था आर्टिकल 248 लिख भी रखा था सर। किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। द रेसिड्यूरी पावर ऑफ टैक्सेशन, दैट इज द पावर टू इम्पोज ड्यूटीज नॉट इनम्यूटेड इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट, इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट। सो पहला तो एकदम क्लियर है, कहीं से कोई डाउट नहीं रखना है। यूनियन लिस्ट पावर ऑफ टैक्सेशन यूनियन पार्लियामेंट, स्टेट लिस्ट पावर टू लेवाई टैक्स स्टेट लेजिस्लेचर, रेसिड्यूरी लिस्ट इट इज लाइक दी कौन है, तो हमें देखने को मिलता है किसके पास आता है सर, तो वो हमको देखने को मिलता है बेसिकली पार्लियामेंट के पास। अब सर अलग अलग यहाँ पे केसेस आते हैं जिसको हमको देखना है। फर्स्ट वी आर बेसिकली रिक्वायर्ड टू सी दी आर्टिकल 268। ठीक है? अंडर आर्टिकल 268 सर्टेन टैक्सेस आर लिवाइड, यानी कि दे आर इम्पोज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बट दे आर कलेक्टेड एंड रिटेन्ड, दे आर यूज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, कि उसके जो प्रोसीड्स आ रहे हैं ना वो स्टेट गवर्नमेंट को जाएंगे। दे आर एक्चुअली इम्पोज बाय द यूनियन पार्लियामेंट। हाउएवर, the duty to collect those taxes and the duty to appropriate, the duty, the basically जो right to use those revenue, it is with the state government। जैसे सर कौन कौन से होते हैं सर, जो स्टैम्प ड्यूटीज लगते हैं ना ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज, या महाराष्ट्र में कोई एक बंदा है उसने इंश्योरेंस पेपर खरीदा सर और इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर उन्हें 500 की स्टैम्प ड्यूटी दी, तो सर ये कहाँ पे लग रहा है सर, ये लगा कौन रहा है, ये इसने लगाया तो था पार्लियामेंट ने, लेकिन इसका यूज कौन करेगा, अप्रोप्रिएट कौन करेगा, इट इज दी व्हाट सर, इट इज दी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसके रेवेन्यू अकाउंट में ये ऐड होगा। देर आफ्टर देख सकते हो प्रोमिसरी नोट्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, यहाँ पे जितने भी स्टैम्प ड्यूटीज होते हैं दे आर अंडर आर्टिकल 268। अब सर नाउ वी हैव आर्टिकल 269A। सर 269A किससे रिलेटेड है, सो इट इज रिलेटेड टू दी जीएसटी, it is basically related to the GST, that is the goods and the service tax। ठीक है? levy and the collection, levy and the collection of goods and service tax, ठीक है, in the course of interstate trade और commerce। आर्टिकल 269A कब इंसर्ट हुआ, बाय वे ऑफ 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 which introduced the goods and service tax। ठीक है? पहले क्या था सर, आर्टिकल 269 था, वो अब हट गया, जीएसटी वो सेल्स टैक्स से रिलेटेड था, वो अब हट गया। नाउ वी हैव टू सी द आर्टिकल 269A दैट इज रिलेटेड टू द जीएसटी वाला पोर्शन। विथ जीएसटी दिस हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल यूनिफाइड टैक्स सिस्टम, दैट इज द आईजीएसटी। जब भी इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा है, दैट इज द जो भी ट्रेड हो रहा है बिटवीन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड द गुजरात, that is the state of Maharashtra and the Bihar, that is the state of Maharashtra and the Uttar Pradesh, और for that matter the Uttar Pradesh and the MP। तो दो स्टेट के बीच के जो ट्रेड होते हैं दैट इज कॉल्ड एज द इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स।
तो उसके ऊपर कौन क्या लगता है सर? तो उसके ऊपर लगता है आईजीएसटी। आर्टिकल 269 ए कहता है कि सर ये जो आईजीएसटी है ना सर, ये लगाता कौन है सर? ठीक है, ये जो आईजीएसटी है सर, ये लगाता कौन है सर? तो इसका लेवी जो है सर, ये लगाता भी कौन है सर? तो सेंटर लगाता है सर। ओके सर। ये कलेक्ट कौन करता है सर? तो कलेक्ट भी कौन करता है? तो सर सेंटर करता है सर। लेवी एंड कलेक्शन कौन है? सेंटर। द सेंट्रल गवर्नमेंट लेवीज एंड कलेक्ट द टैक्स ऑन द आईजीएसटी। ठीक है, ठीक है, लगाता है सर। लेकिन रेवेन्यू को कौन यूज करता है? तो ये रेवेन्यू से डिवाइड हो जाता है सर। जैसे 18% लगा ना, तो 9% सेंटर का सर, 9% लगता है स्टेट का। अब सर ये 9% किसने किया सर? किसने किया? फाइनेंस कमीशन? नो सर, ये किया जीएसटी काउंसिल। ये कैसे होता है? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। So the revenue collected is shared between the center and the state on the recommendation of the GST Council. Parliament enacts law to specify the formula for sharing. अब वो बेसिकली फॉर्मूला, किस फॉर्मूला पे ये शेयरिंग वगैरह होगा वो कौन बताता है? तो पार्लियामेंट का। आर्टिकल 279 ना, इट इज बेसिकली डीलिंग विद द यूनियन लिस्ट वाला पार्ट। ठीक है, ये किससे डील करता है सर? तो याद रखना, इट इज बेसिकली डीलिंग विद द यूनियन लिस्ट वाला पार्ट, कि वहां पे जितने भी है लाइक द यूनियन लिस्ट के अंदर जितने ही मैटर्स आते हैं सर, ठीक है, जो भी एंट्रीज है टैक्सेशन के, वहां पे कौन लगाएगा? तो सर यूनियन लगाएगा। पूरा का पूरा अप्रोप्रिएट कौन करता है? तो यूनियन। टैक्सेस कलेक्टेड, लेवी एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर, लेकिन एप्रोप्रिएशन, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो देखने को मिलता है बेस्ड ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। जैसे इनकम टैक्स हो गया, जैसे कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, तो सर लगा कौन रहा है? सर सेंटर लगा रहा है। कलेक्ट कौन कर रहा है? सेंटर कर रहा है। बट फाइनेंस कमीशन जो सेटअप होता है अंडर आर्टिकल 280, उसके रिकमेंडेशंस के आधार पे क्या होते हैं? ये शेयर होता है। वो हमें शेयर देखने को मिलता है बिटवीन द स्टेट एंड द यूनियन। These category includes all taxes and duties referred to in the union list except the following. Duties and taxes referred to in article 268, 269, 269A, यानी कि यहां पे यूज नहीं होगा। ठीक है, 269 को तो हटा दो। 268 में क्या था सर? जो स्टैम्प ड्यूटी था वो तो स्टेट को चला गया, तो क्यों शेयर होगा? 269 में सर पहले ही हम लोगों ने शेयरिंग का फॉर्मूला जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के ऊपर होता है, हटा दो सर। और जो सर चार्ज होते हैं ना सर, याद रखना, जो सर चार्जेस लगाए जाते हैं, दे बिलोंग टू द यूनियन ओनली। दे बेसिकली बिलोंग टू द सर यूनियन ओनली। तो यहाँ पे ना हमें चेंजेस देखने को नहीं मिलते। ठीक है, ये शेयर जो है वो नहीं होता है। ठीक है, कहां पे ये डाला गया है सर? देखो, इट इज मेंशन्ड आर्टिकल 271। द पार्लियामेंट सरचार्जेस के बारे में कैन एट एनी टाइम लेवी द surcharge on taxes and duties referred to in article 269 and 270. The proceeds of such surcharge go to the center exclusively, कि जो सेस होता है उसमें हो जाता है। जो सर चार्जेस हैं, याद रखना, वो केवल और केवल बिलोंग करते हैं टू द सेंटर। इट इज नॉट इन द डिविजिबल पूल। In other words, states have no share in the surcharges. However, goods and GST is exempted from this surcharge. In other words, surcharge cannot be imposed on the GST. याद रखना, ये important है। And this I have taken from the M. Lakshmikant. याद रखना क्योंकि point important है। A question might appear, a statement might appear in your UPSC prelims asking you that surcharge can be imposed on the GST. सो याद रखना, नो सर, जीएसटी के ऊपर जो सरचार्जेस हैं ये इम्पोज नहीं किए जा सकते। तो आर्टिकल 268 देखा, 269 देखा, 270 देखा, स्टेट के जो है वो स्टेट के पास जाते हैं। नाउ वी हैव वन मोर थिंग, दैट इज ग्रांट इन एड टू द स्टेट। When I'm talking you about the grant in aid to the state, now here we are required to basically supposed to understand two article, that is article 275 and article 282 of the constitution. Article 275 deals with the statutory grants. Okay, it deals with the statutory grants. And when I'm talking you about the article 282, it is dealing with the discretionary grants. It is basically dealing with the discretionary grants. ठीक है, आओ सर सबसे पहले स्टैट्यूटरी ग्रांट्स हम देखते हैं। ठीक है, हाँ, अब स्टैट्यूटरी ग्रांट्स किसके रिकमेंडेशंस के ऊपर होते हैं सर? तो याद रखना, फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस को माना जाता है सर। ठीक है, किसको माना जाता है? तो फाइनेंस कमीशन के जो रिकमेंडेशंस होते हैं उसको माना जाता है। बेसिकली इट एम्पावर, आर्टिकल 275 empowers द पार्लियामेंट टू मेक ग्रांट इन एड टू द स्टेट इन नीड ऑफ
फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी कि जो स्टेट को फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है, ठीक है, और किस किस चीजों में जरूरत है, कितना जरूरत है, फाइनेंस कमीशन जैसा बता रहा है, अकॉर्डिंगली जो सेंटर है वो उतना ग्रांट्स देता है। वाई? बिकॉज आर्टिकल 270 के अंदर जो डिवीजन होता है ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द टैक्सेस, उसके बाद भी स्टेट का जो बेसिकली जो लेवल है वो फाइनेंसेस के डाउन रहते हैं। तो बेसिकली टू इंश्योर फिजिकल फेडरलिज्म and a balanced regional development and to ensure the sound financial strength of the states, आर्टिकल्स 275 के अंदर स्टैट्यूटरी ग्रांट्स दिए जाते हैं अलग अलग स्टेट को फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। अब ये जो ग्रांट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है जो जनरल ग्रांट्स में आते हैं, इसके अंदर जो टाइप ऑफ ग्रांट है वो दो होते हैं। पहला होता है सर जो जनरल ग्रांट होता है, जो कि मैंने बताया कि सर फिजिकल स्टेबिलिटी को बेहतर करने के लिए होता है। दूसरा स्पेसिफिक ग्रांट होते हैं कि जैसे इस चीज के लिए ही खर्च करना है सर, स्वच्छ भारत मिशन को ही मजबूत करने के लिए खर्च करना है, जैसे सर फॉर द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, रेजिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन शेड्यूल एरियाज हो गए, ठीक है। असम के अंदर भी हमें देखने को मिलता है। नाउ वी कम टू द डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स। डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स ना यूनियन और स्टेट दोनों के पास होते हैं। देयर इज अ मिसनोमर हियर कि जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स हैं वो केवल यूनियन कर सकता है, नहीं सर, वो यूनियन भी दे सकता है, ये सर स्टेट भी दे सकता है सर अपने डोमेन में, ठीक है। और डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है कंप्लीट डिस्क्रिशन है सर, फॉर एनी अदर पर्पस। बेसिकली क्या कहा जाता है सर, फॉर प्लान्ड डेवलपमेंट। वर्ड याद रखना, क्या कहा जाता है सर वर्ड, बेसिकली कहा जाता है फॉर द पर्पस ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट जो है ये ग्रांट्स दिए जाते हैं, ठीक है। इट एम्पावर्स बोथ द सेंटर एंड द स्टेट टू मेक ग्रांट्स फॉर एनी पब्लिक पर्पस, किसी पब्लिक पर्पस के लिए दिया जा सकता है। क्यों डिस्क्रिशनरी कहा जा रहा है, क्योंकि सेंटर के अपने मन के ऊपर है सर, और ज्यादातर इसका यूज होता है इलेक्शन वगैरह का टाइम में। होता है ना सर, बिहार का पैकेज निकल गया 1,000 करोड़ का, भी बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा होगा, ऐसे ऐसे पैकेजेस आएंगे, ठीक है। उसके लिए इतने पैकेज निकल गए, यूपी के लिए इतना निकल गया, महाराष्ट्र में क्या उसके लिए इतना दे दिया। सर ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के ऊपर होता है, और कहा जाता है फॉर द पब्लिक पर्पस और द प्लान डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको दे रहे हैं, बिकॉज द सेंटर इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड देम। अगर मन करेगा सर बिहार को मिलेगा, अगर मन करेगा बिहार को मिलेगा सर, अगर मन करेगा यूपी को मिलेगा, और अगर मन नहीं करेगा तो हो सकता है कि सर महाराष्ट्र को ना मिले। इट इज इंटायरली एट द डिस्क्रिप्शन, इट इज इंटायरली एट द डिस्क्रिप्शन। पर्पस क्या है सर, जैसा कहा सर प्लान टारगेट प्लान डेवलपमेंट को करना सर, और सर सेंटर के लिवरेज को बढ़ाता है सर, मैंने कि बताया ही। वन मोर थिंग जिसको पढ़ना है इंपॉर्टेंट है विथ रिगार्ड टू द बोरोइंग पावर ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट। कहाँ पे है सर, दो के होंगे ना सर, हाँ सर, एक तो सर यूनियन का होगा, दूसरा किसका होगा सर, तो दूसरा सर स्टेट का होगा। जब मैं यूनियन के बारे में बात करता हूं ना, तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल है, इट इज आर्टिकल 292 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जब मैं स्टेट के बारे में बात कर रहा हूं तो इट इज योर आर्टिकल 293 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, देख सकते हो। द बोरोइंग पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन इन द स्टेट, यूनियन 292, स्टेट 293। सेंट्रल गवर्नमेंट कहां कहां से बोरो कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया के अंदर से ही बोरो कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भारत के बाहर से भी बोरो कर सकता है, ठीक है। क्या चीज के ऊपर बोरो करेगा सर, सर सिक्योरिटी के ऊपर बोरो कर सकता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और वो गारंटी भी दे सकता है। लेकिन ये जो बोरो करता है वो विद इन द लिमिट्स करता है, दैट इज फिक्स्ड बाय दी पार्लियामेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा सर, स्टेट गवर्नमेंट किसके गारंटी के ऊपर बोरो करेगा, पहला ये केवल और केवल विद इन इंडिया कर सकता है, नॉट आउटसाइड इंडिया। देयर आफ्टर ऑन द गारंटी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ दैट स्टेट। और यहाँ पे जो लिमिट है कि वो कौन लगाएगा, द लिमिट विल बी इम्पोज्ड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट। सिंपल है, कंपैरेटिव करो याद रहेगा। यूनियन 292, स्टेट 293, यूनियन विद इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, स्टेट ओनली विद इन इंडिया, यूनियन ऑन द गारंटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेट ऑन द गारंटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ दैट स्टेट। सर एक बात बताओ, कैन द यूनियन गवर्नमेंट गिव लोन टू द स्टेट गवर्नमेंट, यस, yes, so the central government can make loans to any state or give guarantee in respect of loans raised by the any state।
अरे कोई दिक्कत नहीं है, बिहार दे रहा है ना, दे दो दे दो। यूनियन गवर्नमेंट कह सकता है दे दो, जरूरत है, और हम इसकी गारंटी ले रहे हैं। सो यूनियन कैन बी अ गारंटर फॉर द लोन्स, दैट इज बेसिकली किसको दिया जा रहा है, बिहार को दिया जा रहा है। एनी सम required for the purpose of making such loans are to be charged on the consolidated fund of India। अगर इस प्रकार का काम किया जाएगा, वो दे रहा है सर, तो वहां पे किसके ऊपर आएगा सर, तो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर आ जाएगा। लेकिन सर स्टेट के ना ऊपर कुछ फिर लिमिटेशंस लगेंगे सर, ऐसे नहीं। पहला कि सर एक बार स्टेट ने यूनियन से कोई लोन ले लिया, ठीक है, एक बार स्टेट ने कुछ यूनियन से लोन ले लिया, पहला। दूसरा, और वो वाला लोन अभी तक दिया नहीं, या स्टेट ने कोई लोन लिया था जिसके लिए गारंटर कौन बना है, तो यूनियन बना है, और उसके बाद स्टेट को दूसरा कोई लोन चाहिए, तो वहां पे कंसेंट फिर रिक्वायर्ड हो जाएगा सर। द स्टेट कैन नॉट रेज एनी लोन विदाउट द कंसेंट ऑफ द सेंटर if there is still outstanding any part of a loan made to that state by the center on respect of which a guarantee has been given by the center. So without the consent of the center, the state cannot borrow. वहां पे हमको क्या है, जो कंसेंट है वो लगेगी। अब देर इज वन मोर थिंग, एंड दिस इज बेसिकली योर लास्ट थिंग है, जो आज की क्लास में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज बेसिकली योर इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। जीएसटी के बारे में पढ़ाया ना सर, थोड़ा सा रिलेटेड कर लो। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स बेसिकली क्या है सर, आर्टिकल 301 डील करता है इसके बारे में। और क्या है सर, इंडिया जो है ना सर, इंडिया तो एक है ना सर, इंडिया तो एक है, तो जब इंडिया एक है तो याद रखना पूरे भारत में इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स क्या है, वो फ्री होगी। वो क्या होगा, वो बिल्कुल हमको क्या देखने को मिलता है, उसका फ्रीडम होगा। सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रूआउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री। हाउएवर इसको लेकर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो आर्टिकल 200 में 302, 3 302, 303, 304, 305 में देखने को मिलते हैं। देखो सर क्या है, द फ्रीडम गारंटेड अंडर आर्टिकल 301 is a freedom from all restrictions except those which are provided for in the article 302 to 305 of the part 13 of the constitution itself। क्या है सर, सबसे पहले देखते हैं कि सर बेसिकली ना फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर जो हमारा पार्लियामेंट है ना सर, पार्लियामेंट वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड द इंटरकोर्स बिटवीन द स्टेट्स और विद इन द स्टेट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। सर अगर पब्लिक इंटरेस्ट में हो तो सर पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है ऑन फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर। लेकिन सर एक बात और याद रखना, क्या है सर, कि सर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि किसी एक स्टेट को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं और दूसरे स्टेट को फेवर कर रहे हैं, बट द पार्लियामेंट कैन नॉट गिव प्रेफरेंस टू वन स्टेट ओवर अनदर और डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द स्टेट एक्सेप्ट इन केस ऑफ स्कार्सिटी ऑफ गुड्स। डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते, और केवल अगर स्कार्सिटी ऑफ गुड्स है तो वहां पे हो सकता है, उसके अलावा और कहीं पे भी क्या है, हमें देखने को नहीं मिल सकता है। यहाँ पे ये दोनों चीजें कहाँ लिखी गई हैं, आर्टिकल 302 एंड 303 में। अभी कौन रिस्ट्रिक्शन लगा रहा था सर, पार्लियामेंट। तो सर क्या स्टेट भी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, लगा सकता है, स्टेट भी लगाएगा। कहाँ लगाएगा सर, स्टेट लगाएगा अंडर आर्टिकल 304। कैसे लगाएगा सर, हाँ सर बता रहे हैं ना सर, स्टेट ने ड्यूटीज वगैरह लगा सकता है सर क्या है सर, स्टेट ना ड्यूटीज वगैरह लगा सकता है, कि सर अगर मानो ये बिहार का स्टेट है सर, और बिहार के ऊपर ड्यूटी लगा रखा है महाराष्ट्र ने, तो बिहार भी महाराष्ट्र के ऊपर क्या है, ड्यूटी लगा सकता है सर। देखो सर, impose on goods imported from other states or the union territory any tax related duty to which similar goods manufactured or produced in that state are subject to, as not to discriminate between goods so imported and goods so manufactured or produced। पहला हो गया। Second, impose such reasonable restrictions on the freedom of trade and commerce or intercourse with or within that state as may be required in the public interest। तो पहला तो पब्लिक इंटरेस्ट में लगाएगा, ठीक है, लेकिन पहला पब्लिक इंटरेस्ट में लगाएगा अंडर आर्टिकल 304। दूसरा कहां पे लगाता है, वो दूसरा लगाता है कि जब बिहार को है कि सर महाराष्ट्र में मैं अपना प्रोडक्ट बेच रहा हूं तो वहां पे टैक्स लग रहा है, तो मैं रेसिप्रोसिटी इंपोज करूंगा, मैं भी लगाऊंगा, इट इज एप्लीकेबल। और सर दूसरा है पब्लिक इंटरेस्ट में, जैसे पार्लियामेंट कर सकता है, स्टेट भी लगा सकता है। लेकिन मालूम है एक चीज आपको, पता है
कि सर ऐसा करने से पहले ना प्रेसिडेंट का सैंक्शन रिक्वायर्ड होता है सर, ये रिक्वायर्ड है, ये वीवीआई है एंड ये आपके एग्जाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दैट। बिफोर इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, वहां पे बेसिकली स्टेट लेजिस्लेचर को प्रीवियस कंसेंट लेना पड़ेगा ऑफ दैट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रोवाइडेड दैट नो बिल और अमेंडमेंट फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज बी शैल बी फॉर द पर्पस ऑफ clause B shall be introduced or move in the legislature of a state without the previous consent of the president। एक और चीज है सर, प्रोवाइडेड एट नो बिल और द अमेंडमेंट फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज बी ले रखा है सर, ए एक्सक्लूडेड है, टैक्स आप लगा सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं सर वैसे, तब फिर वहां पे जरूरी होगी। वन मोर थिंग इज दैट कि सर अगर नेशनलाइजेशन ऑफ गुड्स हो रहा है सर, ये आर्टिकल 305 में लिखा गया, नेशनलाइजेशन कर रहे हैं किसी सर्विस को कि आज से नहीं ये सिटीजन या प्राइवेट सेक्टर नहीं लेंगे, ये केवल इससे रिलेटेड जो ट्रेड एंड कॉमर्स है, ये जो भी चीजें हैं वो यूनियन स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आएगा, तो वो क्या है सर, वो पार्लियामेंट कर सकता है सर, ठीक है। वो आर्टिकल 305 में क्या सर, द फ्रीडम इज सब्जेक्ट टू नेशनलाइजेशन ऑफ लॉज, दैट इज लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द मोनोपोलीज इन फेवर ऑफ द सेंटर ऑफ द स्टेट, thus द पार्लियामेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर दोनों कर सकता है, कैन मेक लॉज फॉर द कैरिंग ऑन बाय द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट एनी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री और सर्विस वेदर टू एक्सक्लूजन कंप्लीट और पार्शियल ऑफ सिटीजन और अदरवाइज, मतलब ये वाला जो सेक्टर है इसमें आज के बाद से केवल और केवल यूनियन और स्टेट रहेंगे सर, तो ये दोनों बाय लॉ कर सकता है पार्लियामेंट एंड दी स्टेट लेजिस्लेचर। डन। So this is all I have for all of you in today's class. Now we come to the most interesting part of today's class, that is the previous year question, and along with that I have also added few of the practice question for all of you. पहला हम सबसे पहले देखेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके आया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में। इट इज सेइंग द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज अ स्टेट, नो नो नो, क्या बात कर रहे हो, यूनियन सब्जेक्ट है, यूनियन लिस्ट में आता है। इंटर स्टेट माइग्रेशन इज नो सर, ये भी यूनियन लिस्ट में आता है, ठीक है, करेक्ट पूछा है सर, ये दोनों गड़बड़ हो गया। कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स तो सर पूरा का पूरा यूनियन का होता है, ये तो पूरा का पूरा यूनियन का होता है, इट मीन सर ये भी गलत हो गया। इंटरस्टेट क्वारंटाइन इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट, हाँ ये सही। अब मालूम है सर, जरूरी नहीं है कि क्वारंटाइन के बारे में आपको मालूम होगा, लेकिन सर ये तो एकदम एलिमिनेट हो रहा है सर। इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स ये आप एलिमिनेट कर सकते हो सर, माइग्रेशन आप एलिमिनेट कर सकते हो, तो बाय वे ऑफ एलिमिनेशन भी क्या था, आप यहां तक पहुंच सकते थे। उससे पहले सर एक और क्वेश्चन आया था इन द यूपीएससी प्रीलिम्स 2023, आप देख सकते हैं सर। इट इज सेइंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम द इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया exempts द स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसल टू अ पर्सन being held for preventive detention, all right। According to the Prevention of the Terrorism Act, that is POTA, confession of the accused before the police cannot be used as a evidence, as an evidence. You are basically supposed to count as to how many of the above statements are correct, only one, only two, all the three and none of these। सब पहला तो सही है एज पर आर्टिकल 355, यस और नो, यस। दूसरा है सर प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1, 22 सब क्लॉज 3 में ये राइट दिए गए हैं ना सर, 22 सब क्लॉज 1 और 22 सब क्लॉज 2 में है सर, ये राइट्स है। लेकिन सर 22 सब क्लॉज 3 में कहा गया है कि किसी बंदे का अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन हो रहा है तो इन दैट कंडीशन 22 सब क्लॉज 1 एंड 22 सब क्लॉज 2 इज नॉट अवेलेबल टू हिम to serve persons detained under preventive detentions, and second is that to the enemy aliens. We do not provide article 22 subclause 1 and 22 subclause 2, so 22 1 and so your 22 subclause 2 जो है वो हम प्रदान नहीं करते हैं ना सर, तो ये वाला भी सही हो गया सर। यहां पे आप फंसोगे सर, याद रखना ये यूज हो सकता है सर, यहाँ पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पे लिख लेना, ये यूज हो सकता है अंडर प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। समझ में आ रहा है? सो इट मींस दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट हियर एंड दिस इज व्हाट्स अ पीवाईक्यू से वैल्यू एडिशन, दिस इज अ वैल्यू एडिशन फॉर ऑल ऑफ यू। सो दिस इज अ वैल्यू एडिशन फॉर all of you. So here two the statements of the correct, that is option number B is the right answer. Again we move to the next question. So it is saying that principles
which govern the grant in aid of the revenue of the state out of the consolidated fund of India are determined by the finance commission. Or this reason, because finance commission is a constitutional body to deal with financial relations between the union and the state. Both A and R are true. R is the correct explanation of A. Both A and R are true. R is not the correct explanation of A. A is true. R is false. A is false. R is true. बताओ क्या होगा राइट आंसर? Principles which govern the grant in aid of the revenue out of the consolidated fund of India are determined by the finance commission. Yes or no? हाँ सर, उसके रिकमेंडेशन के ही आधार पर होता है. Why? Because फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नहीं है सर? अंडर आर्टिकल 280 इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी टू डील विद फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन द यूनियन and that of the state. Yes sir. So both A and R are true. R is the correct explanation. Again, there is a question. In case of inconsistency between law made by the parliament under 249 and 250. Oh sir, it is basically asking you about 251 na? Yes. Law made by the legislature of a state. The law made by the state legislature shall prevail over. कहाँ से state law? Parliament shall prevail over the state law. अच्छा, state legislature shall नहीं. Parliament shall prevail over the state law during the period when the parliamentary law is applicable according to Article 214. Yes. So option number D is the right statement because उसमें अच्छे तरीके से elaborate करके लिख रखा है. ऐसा नहीं है कि हमेशा तक, जब तक वो लागू है तब तक वो भी लागू रहता है. ठीक है, आ जाओ सर. इमरजेंसी के केस में 6 महीने के बाद, लेकिन सर प्रेसिडेंट रूल के केस में हमेशा तक, जब तक रिपील ना हो जाए. ठीक है, आ जाओ सर, आ जाओ. नेशनल इमरजेंसी के केस में जब तक वो रिपील नहीं होता तब तक रहता है. विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफेंड्स आर्टिकल 302 of the constitution? मतलब who will basically what's which of the following options will offend or will violate or will go against article 302, which says that the parliament can impose restrictions on freedom of trade and intercourse in public interest, licensing provision with compensatory fees, a rule which totally prohibits movement of cement during 8 a.m. to 8 p.m, tax on the forward contract, sales tax imposed by the state discriminating the goods imported from one state. सब पब्लिक इंटरेस्ट में लगा सकते हो सब, पार्लियामेंट लगा सकता है, बट पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन टू और मोर देन टू स्टेट्स. They cannot discriminate. So it basically offend Article 302, sir. So option number D will be the right answer. समझ में आ रहा? This is the conceptual criteria that you need to have. Now sir, again, which of the following measures offend? अच्छा, ये repeat हो गया, sorry. There is one more thing, sir. I think this is the last question. The constitution provides for a number of dispute resolution mechanism to sort out differences that may arise among the states and between the state and the union. कैसे कैसे resolve होता है? Article 131, that is the original jurisdiction, exclusive jurisdiction of the Supreme Court to decide suits between the union and the states and the state. Okay sir, पहला तो correct है. Under Article 262, Parliament may by law provide for adjudication of any dispute or complaint, use, distribution or control of the water of or in any interstate river or river valley. Yes sir. 280 provides for the constitution of the finance commission for distribution between the union or the net proceeds of taxes. Yes sir. In area of interstate trade and commerce, Article 307 of the constitution contemplates appointment of an authority for carrying out the purpose of Article 301 to 304. Yes sir, ये कर सकता है, याद रखना. एक अथॉरिटी की भी अपॉइंटमेंट अंडर आर्टिकल 307 होती है. तो चारों का चारों सही है. इट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. ठीक है. सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर ऑल ऑफ यू इन टुडेज क्लास. आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी, क्लियर हो रहा होगा, एंड एट द सेम टाइम please, this is again a request from my side. Please do make your own handwritten notes and duly send this to me on my official telegram id, that is @vermaaman07. ठीक है. और in case you have any doubt with regard to anything, just please reach out to me on that official telegram id only. ठीक है. Please do make your own handwritten notes along with the, मैंने जो कहा है ना वो शॉर्ट नोट्स. ठीक है. सो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक पढ़ते रहिए. थैंक यू एंड जय हिंद फ्रॉम माय साइड.